हाय, संपूर्ण में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी और साइकोलॉजी का नया एक चैप्टर यानी कि यूनिट चालू कर रहे हैं, यूनिट नंबर 4, जिसमें हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में, अधिगम के अर्थों के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ मैं 3 या 4 पार्ट्स बनाऊंगा, जिसमें से आज का जो पार्ट है वो पहला पार्ट है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस का एनालिसिस करवा देता हूँ कि सिलेबस में इस टॉपिक के बारे में क्या दिया गया है। तो ये रहा अधिगम टॉपिक, जिसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। पहले मैं बता दूं ये कौन से लेवल का है, तो लेवल सेकंड का है, ठीक है। दूसरा भी लेवल फर्स्ट का भी मैं आपको बताऊंगा सिलेबस। पहले मैं आपको लेवल सेकंड का सिलेबस बता रहा हूँ, जिसमें अधिगम रिलेटेड जो यूनिट था उसमें क्या बताया गया है, पूछा गया है। मीन्स कि अधिगम का अर्थ व संकल्पना हमें पढ़नी है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ना है, अधिगम के जो सिद्धांत हैं, व्यवहारवाद है, गेस्टोलवाद है, निर्मितवाद है, वह इनके निर्भरतार्थ मीन्स कि इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, बच्चे क्या सीखते हैं, इस टॉपिक को पढ़ना है। बच्चे अधिगम की प्रक्रिया कैसे चिंतन, कल्पना, तर्क, निर्मितवाद, उपागम और अनुक्रिया, अधिगम, संकल्पना, मानचित्र, अन्वेषण, समस्या समाधान, इन सभी टॉपिकों को पढ़ना है। और उसके बाद कौन कौन से टॉपिक है और नेक्स्ट नीचे की ओर देखेंगे तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन व इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। तो इन सभी टॉपिकों को हम नेक्स्ट मीन्स की 1 बाय 1 वीडियो के साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं अधिगम के अर्थ को और संकल्पना को, और अधिगम के जो सिद्धांत है, व्यवहारवाद क्या होता है, गेस्टोलवाद क्या होता है, उनको समझेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम पढ़ते रहेंगे। लेवल सेकंड का जो साइकोलॉजी का यूनिट 4 है उसको कंप्लीट करेंगे। अब लेवल फर्स्ट जो है उसकी बात कर लेते हैं। उसमें भी अधिगम के बारे में क्या क्या दिया गया है उसको समझते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है तो देख लेना। अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत व इसके निहितार्थ, बच्चे क्या सीखते हैं, अधिगम प्रक्रिया, चिंतन, कल्पना, तर्क, अभिप्रेरणा एवं अधिगम के लिए निहितार्थ शब्द। तो इन सभी को आज हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अधिगम की डेफिनेशन बता देता हूँ। ये डेफिनेशन जो लिखी हुई है आपके सामने, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि अधिगम होता क्या है। अधिगम का इंग्लिश में मीनिंग होता है लर्निंग, और सामान्य शब्दों में देखें तो सीखना अर्थ होता है। जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हो, सीखोगे। अब भी आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन आप जब इस वीडियो के एंड तक पहुँचोगे तो आपको कुछ एक टॉपिक क्लियर होगा। तो आपने क्या किया, अधिगम किया। जब भी आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही क्या कहलाता है, कहा जाता है अधिगम, ठीक है। अधिगम, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अधिगम एक सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मीन्स कि जो लर्निंग प्रोसेस है, यानी सीखने की जो प्रक्रिया है, वो सार्वभौमिक है, सब में होती है, तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती है। ऐसा नहीं है कि किसी एज में आकर या फिर किसी टाइम में आकर अधिगम रुक जाता है। जैसे कि आप अब भी 18 साल के, 21 साल के हो तो आपकी एज में भी आप अधिगम कर रहे हो, या फिर आप जब 40, 50, 80 साल के हो जाओगे तब भी आप अधिगम करोगे। तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो प्रत्यक्ष अनुभव के अलावा, यानी कि जो जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से सीख सकते हो, आपके सामने कोई आपको सिखाए उससे अधिगम ले सकते हो, या फिर अवलोकन के माध्यम से दूसरों को अवलोक करके, यानी कि दूसरों को देख करके सीख सकते हो। दूसरों का दूर से ही निरीक्षण करके भी सीख सकते हैं, तथा सकारात्मक प्रकृति के साथ साथ नकारात्मक प्रकृति की भी हो सकती है। मीन्स कि जब आप किसी को मतलब कि देखोगे, उससे सीखोगे, तो आप पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। जैसे बुरी आदतें सीखना है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। आप अधिगम के बारे में और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अधिगम की जो डेफिनेशंस कुछ वैज्ञानिकों ने दी थी उनको समझ लेते हैं। याद रखना, इस वीडियो में हर एक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है। तो मतलब कि इस वीडियो में जो भी मैं डिटेल्स लाया हूँ वो उसमें हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाए। जितने भी डेफिनेशन लाऊंगा, अभी बताऊंगा आगे, वो सारी आईएमपी हैं, उनको ध्यान से नोट डाउन करना। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये डेफिनेशंस आई हुई, ठीक है। लगभग हर एक एग्ज़ाम में इसमें से कोई ना कोई एक डेफिनेशन साइकोलॉजी की आई है, यूँ समझना, उस हिसाब से पढ़ना। नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम में भी आ सकती है, तो ध्यान से पढ़ना। सीखना व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन है, यह जेपी गिलफोर्ड का कहना था। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन, यूँ समझना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना इन डेफिनेशंस को।
देख लेना अगर आपको यकीन ना हो तो मॉडल पेपर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि जेपी गिलफोर्ड की डेफिनेशन आई है या नहीं। क्या सीखना व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन है, ये किसका कहना था? जेपी गिलफोर्ड का। फिर दूसरी किसकी डेफिनेशन थी? गेट्स एवं अन्य। अनुभव तथा प्रशिक्षण से होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। ये किसका कहना था? गेट्स का। कि जो भी आप अनुभव करते हो, ठीक है, आप जो भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हो उससे तथा प्रशिक्षण से आपको कभी किसी के द्वारा सिखाया जाए तो उससे आने वाला परिवर्तन, व्यवहारगत परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। जैसे कि आप समझिए कि आपने अनुभव किया कि बाइक कैसे चलाते हैं, ठीक है, कि किसी ने बाइक के लॉक के अंदर चाबी लगाई, उसके बाद बाइक की चाबी को ऑन किया, फिर किक मारी या फिर एक्सीलेटर दिया, उसके बाद हल्के से स्टार्ट किया, आपने खुद से देखा, फिर आपको किसी ने सिखाया, प्रशिक्षण किया आपका, तो फिर आपके व्यवहार में चेंज आया, आप बाइक चलाना सीख गए। इसे ही कहते हैं, ये अनुभव तथा प्रशिक्षण से होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। यह किसका कहना था? गेट्स व अन्य का। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। ये रही डेफिनेशन। सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण में परिमार्जन है। यह किसका कहना था? जिम मर्फी का। जिम मर्फी का क्या कहना था? तो सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण में परिमार्जन। परिमार्जन का मतलब कि योग होना, मीन्स कि जो भी हम सीखते हैं और हमारे दृष्टिकोण में बार बार योग होता रहता है, उसे ही क्या कहलाता है? सीखना। ठीक है, अब बात करते हैं सीखना व्यवहार विकास की प्रक्रिया है। ये किसका कहना था? वुडवर्थ का। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। क्या? सीखना व्यवहार की प्रक्रिया है। नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। यह हिलगार्ड का कहना था। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है। और सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला, ये BF स्किनर का कहना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखना। सीखना आदत यानी हैबिट्स, ज्ञान यानी नॉलेज तथा मनोवृत्ति एटीट्यूड का अर्जन है। ये क्रू का कहना था। ठीक है, क्रू का क्या कहना था? सीखना आदत, ज्ञान और मनोवृत्ति का अर्जन है। ये क्रू का कहना था। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन है, ये उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला, ये BF स्किनर का कहना था। नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है, यह हिलगार्ड का कहना था। सीखना विकास की प्रक्रिया, ये वुडवर्थ का। सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण में परिमार्जन है, ये जिम मर्फी का कहना था। अनुभव तथा प्रशिक्षण से होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन ही सीखना, यह गेट्स का कहना था। इस प्रकार से हमने सारी डिफिनेशंस देख लिए। अब उसके प्रकार को देखते हैं, अधिगम के प्रकार। अधिगम के सामान्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। ठीक है, ये सामान्य रूप से 3 प्रकार बताए गए। ज्ञान से हम सीख सकते हैं, भावों से हम सीख सकते हैं और अपने क्रियाकलापों से सीख सकते हैं। तो सामान्य रूप से अधिगम के 3 प्रकार हैं। अब आसुबेल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने हिसाब से, अपने सिद्धांत के अनुसार सीखने के प्रकार बताए थे अधिगम के। तो वो पहला है अभिग्रहण द्वारा सीखना, यानी कि किसी चीज़ को ग्रहण करके फिर सीखना, अभिग्रहण सीखना कहलाता है। उसके बाद अन्वेषण सीखना, यानी कि खोज करके सीखना। फिर रटकर सीखना, जो आपको सबको को पता है। रटकर सीखना मीन्स कि कोई भी चीज़ बार बार रटी जाए, उसके बाद याद किया जाए, तो उसे रटकर सीखना कहता है। सार्थक सीखना यानी मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि सही, जिसका अर्थ समझकर फिर सीखना सार्थक सीखना कहलाता है। यह आसुबेल द्वारा बताए गए 4 प्रकार थे, इनको ध्यान में रखना है। क्या? अभिग्रहण द्वारा सीखना, अन्वेषणात्मक सीखना, रटकर सीखना और सार्थक सीखना। ये सिद्धांत किसने दिया था? आसुबेल ने। आसुबेल ने इस अधिगम के कितने प्रकार बताए? 4। अब अधिगम के सोपान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है हमको। अधिगम के सोपान यानी स्टेप्स। पहला स्टेप है आवश्यकता। आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो ही आप लर्निंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सेकंड है लक्ष्य। आपके पास लक्ष्य होना चाहिए कि आप टारगेट होना चाहिए कि आपको क्या सीखना है। उसके बाद आप में बाधा आएंगी कि आप कैसे सीखोगे। फिर अधिगम की स्थिति आएगी, आप कहाँ से सीखोगे इसके बारे में सोचोगे, आपकी स्थिति रुक जाएगी अधिगम करने की, या फिर आप और तेज़ी से पढ़ने लगोगे। फिर अनुक्रिया करोगे उसके रिलेटेड। अगर आपके सामने बाधा आ गई है, आप फिर सोच रहे हो क्या करना है, तो आप कुछ ना कुछ सलाह, मतलब कि सॉल्यूशन ढूंढोगे, तो उसे ही अनुक्रिया करना कहा गया है। समायोजन, फिर आप उस
प्रॉब्लम के साथ तालमेल बिठाओगे, व्यवहार में आपके परिवर्तन आएगा और स्थायीकरण आएगा, यानी कि उस व्यवहार में जो परिवर्तन आया है अच्छी चीज़ों के लिए, उसमें स्थायीकरण आ जाएगा और आप सीख लोगे किसी भी चीज़ को। इसे ही अधिगम के सोपान कहा गया है। क्रम से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते, क्रम दिया जाता है और कौन सा क्रम सही है ऐसा पूछा जाता है। तो पहला है आवश्यकता, दूसरा लक्ष्य है, फिर बाधा, फिर अधिगम की स्थिति, अनुक्रिया, समायोजन, व्यवहार में परिवर्तन और स्थायीकरण। ये अधिगम के सोपान हैं। अब अधिगम की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। पहली विशेषता है कि यह मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है अधिगम की, तो यह मानव के मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक है। ये क्या थी अधिगम की विशेषताएं, और भी आगे बहुत सारी है, जैसे कि सीखना वातावरण में उपज है। वातावरण की उपज क्या है, सीखना है। सीखना जीवन पर्यंत चलता है, किसी भी आयु में आकर रुक नहीं जाता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन करना कहलाता है। ये किसका कहना था, इसकी डेफिनेशन किसी ने दी थी, उसका नाम आप कमेंट में बताएं। फिर सीखना बुद्धि में विकास करना है। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना एक खोज करना है, अधिक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना सीखना या फिर अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम में परिवर्तन नहीं हो, अधिगम परिवर्तन नहीं है। मीन्स कि आप सीखते हो तो आप में कोई परिवर्तन आ जाए, उसे अधिगम ही कहा जाता है। कोई परिवर्तन नहीं है, बदलाव नहीं है अधिगम, ठीक है। व्यवहार में उत्तरोत्तर वृद्धि है ये। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। तो अधिगम सर्वांगीण विकास पर सहायक होता है, न कि मानसिक या शारीरिक, ठीक। अधिगम समायोजन में सहायक होता है। आप किसी भी चीज़ में तालमेल बिठा सकते हो सीख कर। अधिगम में समय लगता है और अधिगम सक्रिय रहकर होता है। मीन्स कि जागृत अवस्था में होता है, या फिर आपका फोकस उस पर रहना चाहिए तो किसी भी कार्य पे जिसको सीखना है, तो ही अधिगम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये अधिगम की विशेषताएं थी। अब बात कर लेते हैं अधिगम और परिपक्वता में क्या संबंध है। अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग यानी सीखना, और परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी और लर्निंग में क्या क्या डिफरेंस है, या फिर क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं उनको समझते हैं। इन दोनों में आपस में क्या संबंध है उनको समझते हैं। अधिगम और परिपक्वता दोनों अंतर संबंधित है। मीन्स कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। दोनों व्यक्ति के विकास में योगदान देते हैं। इनके संबंध में विचार करने से पूर्व हमें संक्षेप में परिपक्वता के अर्थ को विचार करना चाहिए। विकास इज इक्वल टू परिपक्वता मल्टीप्लाई बाय अधिगम, यानी कि विकास परिपक्वता और अधिगम होगा तभी जाकर विकास होगा। इस सूत्र को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्या, विकास इज इक्वल टू परिपक्वता मल्टीपल बाय अधिगम। ध्यान रखना, विकास इज इक्वल टू परिपक्वता मल्टीपल बाय अधिगम। अब गैसल के अनुसार क्या कहना था। गैसल के अनुसार आत्मसीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणु के संपूर्ण स्वभाव को परिपक्वता कहा जाता है। यानी कि जो भी जीवाणु यानी कोई भी मानव है, उसके द्वारा संपूर्ण जो व्यवहार होता है उसको परिपक्वता कहा गया है। बोरिंग, लैंगफील्ड, वेल्ड तथा के अनुसार परिपक्वता का अर्थ वृद्धि और विकास से, जो किसी अनमोल व्यवहार के अस्तित्व में आने से या किसी विशिष्ट व्यवहार के अस्तित्व में आने से पहले अत्यंत जरूरी है। गेट्स और जर्सफील्ड का क्या कहना था, परिपक्वता वह वृद्धि है जो वातावरण में व्यापक स्थिति में नियमित रूप से होती रहती है या उत्तेजना की विशिष्ट स्थिति जैसे प्रशिक्षण में होती है। ये किसका कहना था, गेट्स और जर्सफील्ड का। अब परिपक्वता की विशेषताएं देख लेते हैं। हमने अधिगम की विशेषताएं पहले देखी थी, फिर अधिगम और परिपक्वता को देखा था। अब परिपक्वता की डेफिनेशंस देख लेते हैं, मतलब की विशेषताएं देख लेते हैं, डेफिनेशंस भी देख लिया हमने। परिपक्वता आत्मसीमित जीवन चक्र कार्य जीवाणु का संपूर्ण प्रभाव होता है। यह वंशानुक्रम पर आधारित है। इस लाइन को ध्यान में रखना कि परिपक्वता क्या है, वंशानुक्रम पर आधारित है, ठीक है। व्यक्ति की योग्यता की व्याख्या की प्रक्रिया है। परिपक्वता एक स्वचालित प्रक्रिया है। परिपक्वता शारीरिक एवं मानसिक विभेदीकरण एवं एकात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। परिपक्वता क्या है, खुद से चलती हुई प्रक्रिया, मतलब कि खुद से ही होती रहती है। और परिपक्वता शारीरिक और मानसिक विभेदीकरण एवं एकात्मक प्रक्रिया है। मीन्स शरीर और मानसिकता में विभेदीकरण करते हैं में और एक करने में की प्रक्रिया है। परिपक्वता का अर्थ वृद्धि एवं विकास है, जो या तो व्यक्ति के बिना सीखे हुए व्यवहार या किसी विशिष्ट व्यवहार को सीखने के पहले घटित होने के लिए अनिवार्य है। मीन्स की परिपक्वता आना ज़रूरी है। और दूसरी बात क्या, बिना सीखे भी आना ज़रूरी है, पहले भी होना चाहिए और सीखने के बाद भी परिपक्वता होनी चाहिए। यह व्यक्ति की संरचनात्मक परिवर्तन की से कार्यात्मक तत्पर
परिपक्वता की अवस्था पर पहुंचने में सहायक होती है। परिपक्वता मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास की सुदृढ़ता की अवस्था है। तीनों अवस्थाओं में सुदृढ़ता की अवस्था परिपक्वता है। ठीक है। पक्वता व्यक्ति के आंतरिक सुधार, जन्मजात परिपक्वता एवं क्षमताओं के विकास के लिए प्रक्रिया है। परिपक्वता अधिगम का आवश्यक कारक है, यह अधिगम का आधार है और मानव विकास को संपूर्ण करने में एकमात्र स्रोत है। परिपक्वता एवं अधिगम एक ही प्रक्रिया है, दो पहलू है। मीन्स कि एक जो प्रक्रिया है विकास की, मानव विकास की, उसके दो पहलू है, एक तो परिपक्वता और अधिगम। ये दोनों अलग अलग नहीं, पहलू है। किसी क्रिया को सीखने के लिए परिपक्वता से पूर्व प्रशिक्षण देना व्यर्थ है। मीन्स कि कोई भी व्यक्ति है वो मैच्योर नहीं है तो उसको कुछ भी सिखाना मतलब का नहीं है। जैसे कि एक छोटा बालक है, अब उसको बोलेंगे बाइक चला तो नहीं चला पाएगा, या फिर गुणा कर या फिर पहाड़े बोल, जिसको नंबर सही नहीं आते वो गुणा कैसे करेगा। तो उसमें परिपक्वता आ जाए उसके बाद शिक्षण देना चाहिए, नहीं तो परिपक्वता के बाद उसको शिक्षण देना व्यर्थ है। शारीरिक परिपक्वता मानसिक परिपक्वता जितनी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बालक को प्रशिक्षण देने से पहले माता पिता एवं अध्यापक का कर्तव्य है कि वे देखें कि क्या बालक शारीरिक एवं मानसिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से परिपक्व है या नहीं। इसके अलावा अवहेलना करने से निराशा ही होगी, इसलिए परिपक्वता के से पहले प्रशिक्षण बेकार है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब अधिगम के सिद्धांतों को देख लेते हैं। आगे हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी सीखने के सिद्धांत में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए कि किस प्रकार से एक बालकों को अध्यापक द्वारा सिखाया जा सकता है। तो उसी कड़ी में हम आगे बात कर रहे हैं अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। अधिगम के सिद्धांतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। आगे एक और छोटा सा टॉपिक आएगा, तीसरा भाग निर्मितवाद और संज्ञानवाद तो हमने पहले से पढ़ लिया है, वैसे चार हैं। कौन कौन सा मैं आपको आगे डिटेल्स में बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। ठीक है। पहला है साहचर्य परिधि, व्यवहारवादी, उद्दीपक अनुक्रिया। ये सब एक ही सिद्धांत के नाम है। कौन कौन से नाम है जरा एक बार फिर से आप देख लीजिए। तो पहला है साहचर्यता, इसे साहचर्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। मीन्स कि मोटे तौर पर इन सिद्धांत अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है साहचर्यता या फिर परिधीय, व्यवहारवादी और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया में साहचर्यता से सीखने वाले के व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं उन्हें उनकी व्याख्या करना ही इनका उद्देश्य है। अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो कोई भी बच्चा जब क्रिया करके यानी कोई भी काम करके सीखता है तो उसे साहचर्यता का सिद्धांत कहते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं और परिधीय सिद्धांत कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक बच्चा है जो बार बार क्रिकेट खेल के द्वारा अच्छे बैट्समैन बनने की प्रैक्टिस कर रहा है और आगे समय के साथ वो एक अच्छा बैट्समैन बन जाता है। तो उसने बार बार क्रिया करके फिर सीखा, वो फिर उसने अधिगम किया। तो ये कौन सा सिद्धांत हुआ? व्यवहारवादी, उद्दीपक अनुक्रिया या फिर परिधीय या साहचर्यता का सिद्धांत। अब जो क्रिया करके उसने सीखा तो उस क्रिया में अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो और उसी साहचर्यता के अंदर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। थॉर्नडाइक ने संबंधवाद दिया या फिर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया। ठीक है। पावलोन द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया। स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया गया। एडविन गुथरी के द्वारा समीप्यता का सिद्धांत दिया गया। कार्ल हल के द्वारा व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत दिया गया। ये सभी सिद्धांत साहचर्यता, परिधीय, व्यवहारवादी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि इनमें से तीन नाम देगा, एक अलग देगा और फिर पूछेगा साहचर्य सिद्धांत में नहीं है। तो इनको नोट डाउन करके याद कर लीजिए। हालांकि हम जब इन डिटेल्स में इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे तब आपको आसानी से याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो इसकी चिंता नहीं करनी है आपको। लेकिन एक बार नज़र डाल देना कि थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है, तो व्यवहारवादी। पावलोन ने भी व्यवहारवादी सिद्धांत दिया, स्किनर ने भी व्यवहारवादी दिया, एडविन गुथरी ने व्यवहारवादी दिया और क्लॉर्क हल ने दिया। अब केंद्रीय क्षेत्र संगठनात्मक संज्ञानात्मक सिद्धांत, अब इसकी बात कर लेते हैं। दूसरे प्रकार के सिद्धांत सीखने के उस क्षेत्र में है जिसमें सीखने वाला तथा उसका परिवेशी शामिल होता है, जिसमें सीखने वाला द्वारा इस क्षेत्र के प्रत्यक्षीकरण किए जाने के रूप में देखते हैं। यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, अंतर्दृष्टि व सूझ के महत्व को प्रदर्शित करता है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्न हैं जो हम आगे बढ़ेंगे। इसको भी सिंपली में समझाऊं तो ऐसी क्रिया जिसमें व्यक्ति सिर्फ देख कर बिना कोई क्रियाकलाप करके सीखता है,
उसे केंद्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। मीन्स कि एक बच्चा है जो देख रहा है कि कोई खिलाड़ी या फिर खिलाड़ी अपने पैरों से लात मारकर एक फुटबॉल को गोल कर रहा है, तो वो सीख रहा है उसे देखकर, सिर्फ देखकर, कोई भी प्रैक्टिस कर कर नहीं सीख रहा है। तो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत हो गया। तो ऐसे क्रियाकलाप जो सिर्फ सीखने के द्वारा, बिना किसी क्रियाकलाप के द्वारा संज्ञान से सीखे जा सकते हैं, उससे संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। ये मैं सिंपली वे में समझा रहा हूँ, इसकी रियल डिफिनेशन ये है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई बिना क्रियाकलाप करे, सिर्फ सोच कर या फिर देख कर, अवलोकन करके सीखे, तो उसे संज्ञानात्मक कहते हैं। और व्यवहारवादी किसे कहते हैं? तो जब क्रियाकलाप करके कोई कार्य किया जाए तो उसे व्यवहारवादी कहते हैं। ठीक है। संज्ञानात्मक के सिद्धांत कौन कौन से? तो पहला है गेस्टोलवाद, ठीक है। उसके बाद टॉलमैन का सिद्धांत, और तीसरा है कुर्ट लेविन का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत संज्ञानवाद के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन मोस्टली हमको यही पढ़ने। कौन कौन से? गेस्टोलवाद, टॉलमैन का सिद्धांत और कुर्ट लेविन का सिद्धांत। यहाँ पर संज्ञानात्मक में कौन से? थॉर्नडाइक, पावलोन का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, एडविन गुथरी का समीप्यता का सिद्धांत और क्लॉर्क हल का व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। अब देख लेते हैं, हम पहला सिद्धांत आज पढ़ रहे हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ये बहुत अच्छा पहला टॉपिक है, मीन्स कि पहला चैप्टर है, मतलब कि पहला सिद्धांत है। कौन सा? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और इसी पहले सिद्धांत के नाम पर ही पूरे व्यवहारवाद का नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत रख दिया गया है। ये देखो आप कि व्यवहारवाद जो नाम था, उसी के साथ एक और पर्यायवाची किसको नाम जोड़ा गया? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और यह थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था, और इसे संबंधवाद कहा गया है। आपको समझाता हूँ। हम पढ़ रहे हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब यह, इसके अन्य नाम क्या है? उत्तेजन प्रक्रिया सिद्धांत, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को एसआर थ्योरी भी कहा जाता है, बंध सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कहा जाता है, ट्रायल एंड इरोर का सिद्धांत कहा जाता है, संबंधवाद कहा जाता है, और आवृत्ति का सिद्धांत क्या है। ये सारे जो अन्य नाम दिए गए हैं आपको, वो सभी आपको पढ़ने हैं और याद रखने हैं, क्योंकि अन्य नामों से भी क्वेश्चन आते हैं। मीन्स कि कोई भी अन्य नाम दिया जाएगा, आप सिर्फ उद्दीपक अनुक्रिया याद कर रहे हैं, लेकिन अन्य नाम से पूछा जाएगा कि ये सिद्धांत किसने दिया। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, संबंधवाद कहते हैं, ठीक है, बंधवाद कहते हैं, उत्तेजना प्रक्रिया भी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, और प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। ये सिद्धांत दिया किसने था? थॉर्नडाइक ने। अब मैं आपको मतलब कि बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। थॉर्नडाइक नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया? एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में जैसे ही बंद किया, वो बिल्ली कुछ समय तक रही। जब उसे भूख लगी तो वो उछल कूद करने लगी। जैसे ही उछल कूद करेगी, फिर मतलब कि बिल्ली भूखी थी पिंजरे में कुछ समय तक, और उसके सामने एक मछली का टुकड़ा थॉर्नडाइक ने रख दिया, जो कि पिंजरे के बाहर था। बिल्ली पहले से भूखी थी, मतलब कि भूख लग रही थी, और उसके सामने क्या आया? मछली का टुकड़ा। तब वो अनुक्रिया करने लगी, मतलब कि उछल कूद करने लगी। ठीक है। अब जैसे ही उछल कूद करने लगी, तो वहाँ पर उस पिंजरे के अंदर एक लाल बटन था, जिस पे उसका पैर पड़ गया। जैसे ही पैर गिरा बिल्ली का, तो उस पिंजरे से बिछरे का गेट खुला, और वो जो मछली का टुकड़ा था, वो थॉर्नडाइक ने उस पिंजरे में डाल दिया, और बिल्ली ने उसको खा लिया। दूसरे दिन भी यही अनुक्रिया हुई। थॉर्नडाइक ने वो मछली का टुकड़ा फिर से लाए, और उसके बाद बिल्ली ने उसको देखकर, मछली का टुकड़ा देखकर अनुक्रिया करना शुरू किया, और जैसे ही उछल कूद करने लगी, तो उसका पैर फिर से बटन पर गिरा, और गेट खुला अपने आप, और मछली का टुकड़ा अंदर आ गया। बिल्ली को धीरे धीरे समझ में आ गया कि जैसे जैसे मैं इस लाल बटन पर क्लिक करती हूँ, तो गेट खुलता है, और उसके बाद मछली का टुकड़ा अंदर आता है। फिर जो समय उसने पहले फर्स्ट डे 5 मिनट लगाए थे उछल कूद करने में और बटन पर पैर रखने में, वो अब कुछ सेकंडों में करने लगी, और उसे समझ में आ गया कि जब भी मुझे भूख लगी तो क्या करना है? मुझे बटन दबाना है, ताकि खाना आ जाए। तो इसे ही उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहा गया है। मीन्स कि उद्दीपक मीन्स कि क्या होता है? जो जिससे आपके अंदर लालच उत्पन्न हो, या फिर आपके अंदर कुछ चेंजेस आए। जैसे कि उद्दीपक वहाँ पर क्या था? मछली था। अनुक्रिया बिल्ली ने उछल कूदी की, तो यह अनुक्रिया हुई। तो जैसे ही आप उद्दीपक को देखकर फिर अनुक्रिया करते हो, उसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि आप पूरे दिन से प्यासे बैठे हो, आपके सामने एक गिलास भरकर पानी है, तो ग्लास भरा हुआ पानी क्या है? उद्दीपक है। और आप उसे देखकर उठकर लेने जाए और उसे पिए,
तो ये क्या हुई, आपकी अनुक्रिया। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। इसीलिए अब देखो बिल्ली ने क्या किया, बार बार प्रयास किया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। मीन्स कि पहले बहुत बार प्रैक्टिस की होगी तब जाके हुआ होगा। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत मीन्स कि बहुत बार प्रयास करो फिर भूल जाओ। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, ठीक है। फिर बंधवाद और संबंधवाद मीन्स कि दोनों के बीच में अब बंध बन गया है, बॉन्ड बन गया है। किस बात का, कि जैसे ही मछली का टुकड़ा आएगा वैसे ही वो बैल पर बटन रखेगी या फिर लाल बटन पर पैर रखेगी, ठीक है। तो अब उसके बाद कौन सा है, उत्तेजना प्रक्रिया सिद्धांत। मीन्स कि उत्तेजित मीन्स खुश होते हैं या फिर उछल कूद करने लगते हैं, उसे उत्तेजित प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा गया। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। अब स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक होता है और रिस्पॉन्स का मतलब अनुक्रिया होता है, तो इसे ही स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या फिर एसआर थ्योरी कहा गया है। अब आपको बहुत ईजी तरीके से उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो E.L. थॉर्नडाइक द्वारा, जो यूएसए में यानी अमेरिका के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1898 में बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है। शोध पत्र एनिमल इंटेलिजेंट, इनका शोध पत्र क्या था, एनिमल इंटेलिजेंट। और बुक कौन सी थी, एजुकेशन साइकोलॉजी, जो 1913 में इन्होंने बनाई थी, मतलब लिखी थी। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया एवं अनुक्रिया के संबंध में अधिगम का आधार माना, अधिगम को आधार माना। उन्होंने अपने प्रयोगों के दौरान सीखने के लिए कुछ नियम भी बताए जो गौण और मुख्य नियमों में बांटे गए हैं, ठीक है। अब उन्हें देख लेते हैं। पहले मैं आपको फिर से यहाँ पर ले चलता हूँ व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत, क्या है, जिसका नाम संबंधवाद उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या फिर ट्राई एंड एरर थ्योरी, एसआर थ्योरी या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। फिर उसके बाद प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, अलग अलग नाम दिए गए। ये किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक द्वारा। थॉर्नडाइक ने बिल्लू पर प्रयोग किया था। इनका शोध पत्र क्या है, एनिमल इंटेलिजेंस। मीन्स की जो बिल्ली पर प्रयोग किया उसका नाम क्या रखा, उस प्रयोग के बारे में जो भी वर्णन किया उस पत्र का क्या नाम है, एनिमल इंटेलिजेंट। इनके बुक का क्या नाम है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी। उन्होंने दो प्रकार बताए अब अध्ययन करके, कि दो प्रकार से एक व्यक्ति में, मतलब इस सिद्धांत के दो नियम दिए, एक तो गौण और एक मुख्य। मुख्य नियम कौन कौन से वो देख लेते हैं। ये रहे मुख्य नियम, ठीक है। पहला है तत्परता का नियम। मीन्स कि कोई भी बच्चा सीखने से पहले तत्पर होना चाहिए, मीन्स कि एक्साइटेड होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसे तैयारी का नियम भी कहते हैं, प्रवृत्ति का नियम कहते हैं। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, यानी कि प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चे में, तब जाकर वो सीखता है। पहला कि बच्चा, जैसे कि आप क्लास में एक स्टूडेंट को ला रहे हो तो वो एक्साइटेड नहीं होगा तो वो पढ़ेगा कैसे, तो पहले उसको एक्साइटेड करो कि हम आज ये पढ़ेंगे, और उसको बताओ सारी चीज़ें कि आपके जीवन में ये किस प्रकार से आगे लाभान्वित करेंगे आपके जीवन को और ये काम आएंगी। फिर अभ्यास कराओ उस बच्चे को, फिर उसका प्रभाव क्या पड़ा, वो पास हुआ या फेल हुआ, यानी कि संतोषजनक रहा या असंतोषजनक रहा, परिणाम का नियम भी कहलाता है, ठीक है। तो ये कौन से सिद्धांत हो गए, मुख्य नियम। अब गौण नियम की बात करें तो पहला है बहु अनुक्रिया नियम, यानी कि बहुत सारी अनुक्रिया करता है एक बालक, या फिर आंशिक अनुक्रिया करता है, मीन्स कि बहुत कम करता है। एक क्षेत्र में सीखे गए, ये एक मिनट, सहचर्य का आंसर है। सहचर्य मीन्स कि एक क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान को दूसरे क्षेत्र में क्रियान्वित करना क्या कहलाता है, सहचर्यता का नियम। मनोवृत्ति का नियम, यानी कि मन का मतलब कि मन को एक्साइटेड करने का नियम। फिर सादृश्यता का नियम, आत्मीकरण का नियम या पूर्व अनुभव का नियम। ये गौण नियम थे, ये 5 थे, और मुख्य नियम 3 थे। हमेशा क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, मुख्य नियम 3 देकर एक गौण नियम मतलब कि मिक्सअप कर लेते हैं, ऑप्शन में 4 ऑप्शन बना देते हैं, और फिर पूछता है इसमें से मुख्य नियम नहीं है, या फिर गौण नियम 4 देकर एक मुख्य नियम दे देते हैं, और फिर पूछते हैं कि इसमें से कौन सा गौण नियम नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। फिर से आपको अब इजीली समझा देता हूँ। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है, ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। एनिमल इंटेलिजेंट इनकी बुक का नाम है, सॉरी शोध पत्र का नाम है, और एजुकेशन साइकोलॉजी इनकी बुक का नाम है। इन्होंने बिल्लू पर प्रयोग किया था। बिल्ली ने के ऊपर प्रयोग करने के बाद इन्होंने सीखा कि 2 प्रकार से अपने सिद्धांत को बांटा। एक तो होता है मुख्य नियम, दूसरा है गौण नियम। यानी कि इनका कहना था कि 2 प्रकार से, मतलब कि मेरे को एक बच्चे को सिखाना है तो मुझे 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो मेनली 3 काम करने पड़ेंगे, और छोटे छोटे काम मुझे 5 करने। मेनली 3 काम क्या करना है, उसको तत्पर करना है, यानी कि एक्साइटेड करना है। दूसरा उसके पास अभ्यास करवाने, और तीसरा उसका प्रभाव जानना है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको जो इतना सिखाया संतोषजनक था या फिर असंतोषजनक था। जैसे कि मैं आपको ये पूरा पढ़ा रहा हूँ, अब आपका आंसर या फिर आपका मूड जो है, या फिर आपने जो पढ़ा वो संतोषजनक था या फिर असंतोषजनक था। गौण नियम कौन कौन से, बहुअनुक्रिया, आंशिक अनुक्रिया, फिर सहचर्यता, मनोवृत्ति या फिर सादृश्यता का नियम, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ा। उसके बाद परिपक्वता की विशेषताओं को देखा,
अधिगम के अधिगम और परिपक्वता को देखा, फिर अधिगम की विशेषता को देखा, अधिगम के स्टेप्स देखे, फिर सामान्य रूप से अधिगम के प्रकार देखे, आशुबेल द्वारा अधिगम के प्रकार को देखा और अधिगम की डेफिनेशन देखी। और आज हमने पहला जो 4th यूनिट था उसका जो पहला टॉपिक था कौन सा, अधिगम के अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांतों में व्यवहारवाद गेस्टोलवाद को समझा हमने और व्यवहारवाद का एक सिद्धांत कंप्लीट किया। अब लैंग्वेज लेवल सेकंड फर्स्ट में देखें तो अधिगम का अर्थ देख लिया, संकल्पना यानी थ्योरीज देख ली, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ लिए, अधिगम के सिद्धांतों और उनमें निहितार्थ जो भी बातें थी वो हमने देख लिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में ये सब पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं जिसमें आपको अधिगम के व्यवहारवादी और संज्ञानवादी सिद्धांतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। इतनी मेहनत के बाद अगर आपको कुछ भी 1% भी समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।